नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 25 के रेस्ट्रिक्शंस के बारे में और फिर आर्टिकल 26 के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने देख लिया था आर्टिकल 25 है क्या। अब देख लेते हैं इसके आगे की जो चीज़ें बची हुई हैं उनके बारे में। ठीक है, पहले देखते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भाई एब्सोल्यूट है? नहीं, कोई भी ऐसा राइट जो एब्सोल्यूट है, याद करो, सोचो। नहीं, कोई भी ऐसा राइट नहीं है जो एब्सोल्यूट है। किसी सर्टेन कंडीशंस में वो उस राइट को आपसे छीना जा सकता है। ठीक है, चाहे राइट टू लाइफ ही क्यों ना हो। देखते हो ना, डेथ सेंटेंस हो जाती है, कुछ सूरत हाल में आपसे छीना जा सकता है वो। ठीक है, समझ गए होगे। फिर क्या है भाई, आर्टिकल 25 और 26 फ्रीडम ऑफ रिलीजन बताते हैं। ठीक है, कब ये लिए जा सकते हैं? पब्लिक ऑर्डर अगर भंग हो रहा है, मोरालिटी भंग हो रही है, हेल्थ या फिर कोई दूसरा फंडामेंटल राइट जो है वो इसकी वजह से हनन हो रहा है उसका। पांचवा क्या है, स्टेट इंटरवेंशन फॉर सोशल रिफॉर्म और वेलफेयर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि भाई बैलेंस बना रहे, किसके बीच में? इंडिविजुअल के रिलीजियस फ्रीडम के बीच में। दूसरा, पब्लिक इंटरेस्ट और दूसरों के राइट के बीच में। तीसरा, स्टेट का रोल किस चीज़ में? रिफॉर्म और रेगुलेशन के बीच में। ठीक है, और इन तीनों का ही जोड़ आपको अलग अलग केसेस में देखने को मिलेगा। जैसे सबरीमाला, जो सबसे ज़्यादा अभी इस समय जो हम लोगों को याद आ जाता है केस, वो सबरीमाला इशू था। जैसे और क्या है, ट्रिपल तलाक वाला। ठीक है, ये वाले केसेस। तो ऐसी चीज़ें देखते हैं तो समझ आता है कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इंश्योर करना चाह रहा है बैलेंस। ठीक है, और इसको इन्फोर्स कौन कराता है? जुडिशरी कराती है। ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन देख लेते हैं। देखा हमने कल भी था, लेकिन उस तरीके से नहीं देखा था जिस तरीके से देखना चाहिए। आज देख लेते हैं कि भाई 25 से क्या गारंटी कर रहा था? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट। याद कराया था ना 25 में क्या था? पहला पी आ रहा था ना 25 में, तो और 3 पी आएंगे 25 में। पी फॉर प्रोफेस, पी फॉर प्रैक्टिस, पी फॉर प्रोपेगेट। ये 3 चीज़ें आएंगी किसके लिए? पर्सनस के लिए। समझ गए? कहा जाए तो 4 पी हैं, प्रोपेगेट, प्रोफेस, प्रैक्टिस, टू ऑल पर्सनस। ठीक है, पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होगा? चाहे फॉरेनर्स हो, चाहे सिटीजन्स हो, सब कोई। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और अदर फंडामेंटल राइट्स। यही रेस्ट्रिक्शन है और यही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। क्या इनके अलावा भी किसी और चीज़ पे किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन क्या वो रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, वो देख के लगना चाहिए हाँ ठीक है यार, इस बेसिस पर इस आर्टिकल को रोका जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, कुछ केस लॉज देख लेते हैं। जैसे याद कर लेना इनमें से कोई भी दो। पहला है स्टेनिस लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1977 का केस है। इसमें क्या कहा गया कि भाई राइट टू प्रोपोगेट दिया गया है, लेकिन ये नहीं अमाउंट होता है कि राइट टू कन्वर्ट। ठीक है, आप इससे किसी और को कन्वर्ट करने का राइट नहीं आ जाता आपके पास। ठीक है, अगर कन्वर्जन विदाउट कंसेंट है तो वायलेट करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस दूसरे पर्सन की। तो यहाँ पर इसको रोका जा सकता है, इस राइट को। हाँ, रोका जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 25 जो है प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ बिलीफ, ना कि फोर्स्ड और इंड्यूस्ड कन्वर्जन्स को। ठीक है, फिर है नॉइज़ पोल्यूशन केस, 2005 का है। इसमें लाउड स्पीकर जो है जो रिलीजियस प्रेयर्स में, मतलब जैसे कीर्तन में बजते हैं या फिर ये अजान वगैरह में बजते हैं ना लाउड स्पीकर, कैन नॉट वायलेट इन्वायरमेंटल एंड नॉइज लॉज। इसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस फ्रीडम जो है इज़ नॉट अ लाइसेंस टू क्रिएट पब्लिक डिस्टर्बेंस। ठीक है, समझ गए बात को? ये लाउड स्पीकर नहीं बज सकते हैं भाई। ठीक है, और ये लाइसेंस नहीं है कि भाई तुम रिलीजन के नाम पे बजाते रहो और लोगों को दिक्कत होती रहे। सोनू निगम ने तो इस पर ट्वीट भी किया था, है ना, तो बड़ा बवाल हुआ था। याद पता नहीं हो कि नहीं हो। फिर है जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2003 का केस है। लॉ डिस्क्वालीफाइंग पंचायत कैंडिडेट विद मोर देन 2 चिल्ड्रन चैलेंज ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। इसमें कहा गया कि भाई रिलीजियस फ्रीडम जो है सब्जेक्ट टू सोशल नॉर्म है और हेल्थ कंसिडरेशन है। अपहेड द पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर एज वैलिड अंडर आर्टिकल 25। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग याद देख लेना इनमें से कौन सा दो तुम लोग को याद रह जाता है, तो वहाँ जाके आंसर में लिख देना। ठीक है, आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 देख लेते हैं। स्टेट की पावर रेगुलेट करने की। ठीक है, एम्पावर करता है कि भाई स्टेट टू लिमिट रिलीजियस फ्रीडम दो तरीके से। रिलीजियस फ्रीडम को दो तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है या फिर लिमिट किया जा सकता है। पहला है रेगुलेशन ऑफ सेकुलर एक्टिविटीज़। स्टेट कैन रेगुलेट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद रिलीजन। ठीक है, इट कैन नॉट इंटरफेयर इन प्योरली रिलीजियस प्रैक्टिस। कौन कौन सी, कहाँ पर रेगुलेट कर सकता है? ठीक है,
पहला इकोनॉमिक बेसिस पे रेगुलेट कर सकता है, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या फिर अदर सेकुलर बेसिस पर जो एसोसिएटेड है रिलीजन के साथ, ठीक है, उन पे रेगुलेट कर सकता है। और कहाँ रेगुलेट नहीं कर सकता है, जो प्योरली रिलीजियस प्रैक्टिस हो, जैसे कि रिचुअल्स हैं, ठीक है, उसमें नहीं कर सकता है कि भाई आप कौन सा रिचुअल फॉलो करना है, कौन सा रिचुअल नहीं फॉलो करना है। हाँ, ये ना हो कि मानव बलिदान आप देने लगो, ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये आपका रिचुअल नहीं होना चाहिए। वर्शिप मेथड पे नहीं कर सकता है कि आप हाथ जोड़कर पूजा करोगे या हाथ खोलकर पूजा करोगे, ठीक है। ड्रेस कोड पर आज ज़रूरी नहीं है कि वो बताएं कि इस कलर की धोती होनी चाहिए या फिर इस कलर का आपका टोपी होनी चाहिए। रिसाइटेशन ऑफ टेक्स्ट कि भाई आप गीता से क्या सीखना चाहते हो या फिर आप कुरान से क्या सीखना चाहते हो। लेकिन क्या रेगुलेट कर सकता है, मैनेजमेंट, ठीक है, टेम्पल की प्रॉपर्टी को, और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ किस तरीके से हो रहा है, कोई उसके अंदर करप्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है, ठीक है। एंट्री ऑफ ऑल कास्ट टू टेम्पल्स, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात ही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए कितना फाइट किया, ठीक है। केस लॉ देख लेते हैं, जगन्नाथपुरी मैनेजमेंट कमेटी वर्सेस चिंतामणि 1997 का केस है। इसमें कहा गया दे स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन फेथ, बिलीफ और रिचुअल्स, जो अपन ऊपर देख चुके हैं। लेकिन किस में रेगुलेट कर सकता है, टेम्पल के मैनेजमेंट है और डिसिप्लिन में। ERJ स्वामी वर्सेस तमिलनाडु 1972 का केस है। अपॉइंटमेंट ऑफ अर्चक्स इज टू सेकुलर एक्ट, ठीक है। रिफॉर्म अलाउइंग क्वालिफाइड कैंडिडेट इंस्टेड ऑफ हेरिटरी राइट्स, वोट जो कि वैलिड है। मतलब भाई रिफॉर्म जो है ना किसके बेसिस पे हो, मतलब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आए, ठीक है, ये चाह रहे थे। ऐसा ना हो कि भाई जो पंडित का बेटा है तो पंडित बन गया, फिर उसके बाद दूसरा पंडित बन गया, ऐसे नहीं चलना चाहिए। जो क्वालिफाई करता हो चीज़ों को, ठीक है, जो चीज़ों को समझता हो वो इंसान आ गया है, ठीक है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस एनिमल वेलफेयर बोर्ड 2017 केस है। इसमें जल्लीकट्टू को इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना गया। जल्लीकट्टू पता होना चाहिए तुम लोगों को कि साउथ में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट प्रैक्टिस थी कि सांड को ऐसे दौड़ाया जाता था, ये सारी चीज़ें, और लोग अगल बगल बैठ के देखते थे। तो एक खेल टाइप का था वो, और उसका कोई रिलीजियस प्रोटेक्शन नहीं है आर्टिकल 25 के तहत, ठीक है। देख लेते हैं आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, सोशल रिफॉर्म एंड ओपनिंग टेम्पल्स। अलाउ करता है स्टेट को इनेक्ट लॉज फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, ठीक है। और क्या, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सभी लोगों के लिए खोल देना, चाहे किसी भी कास्ट के हो और चाहे किसी भी वल्नरेबल सेक्शन से हो, ठीक है। वल्नरेबल ना भी हो तो किसी भी सेक्शन से हो, और चाहे किसी भी कास्ट से हो। एग्जाम्पल क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का केस है। इसमें इंट्रोड्यूस किया गया मोनोगैमी को। पहले क्या होता था, मोनोगैमी थी इस एक्ट से पहले, लोग करते थे ज़्यादा शादियाँ, करते थे भाई, हमारे हिंदुओं में भी होती थी। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरासू अप्पा मल्ली 1952 का केस है। इसमें कोर्ट ने अपील किया है रिफॉर्म लॉस को, ठीक है। फिर जावेद वाला इन दोनों को केस को देख लेना, ऐसा कुछ खास है नहीं इनमें। फिर है, अब आ जाते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे, आर्टिकल 26। ये क्या बता रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन। जहाँ आर्टिकल 25 जो है ना इंडिविजुअल राइट को बात करता है, रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, आर्टिकल 26 कलेक्टिव रिलीजियस राइट की बात करता है, ठीक है। ये क्या ग्रांट करता है कि भाई आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, और क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो रिलीजियस अफेयर्स अपने, ओन कर सकते हो, खरीद सकते हो, एक्वायर कर सकते हो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को। तो राइट टू प्रॉपर्टी अवेलेबल तो है, लेकिन रिलीजन के पर्पज़ से अवेलेबल है। क्या इंडिविजुअल के पर्पज़ से अवेलेबल है, नहीं, कम्युनिटी के बेसिस पे अवेलेबल है, ठीक है। और एडमिनिस्टर कर सकते हो उन प्रॉपर्टी को, ठीक है, एज़ पर लॉ। इसमें क्या है कि भाई रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। डिफाइंड इन SP मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसा ग्रुप जिसका कॉमन फेथ हो, डिस्टिंक्टिव नेम हो और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, ये क्या हो जाएगा, रिलीजियस डिनोमिनेशन हो जाएगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, श्वेतांबर्स, ठीक है, दाऊदी बोहराज, चिश्ती सूफीज़, आर्य समाज और फॉलोअर्स ऑफ वल्लभाचार्य और माधवाचार्य, ऐसे और बहुत सारे अलग अलग तरीके के, ठीक है। ये सब क्या आ गए, एक तरीके एग्जाम्पल दे रखे हैं रिलीजियस डिनोमिनेशंस के। अब क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, और क्या करोगे, कोई भी मॉक पेपर उठा लेना। अगर नहीं मिल रहा है मॉक पेपर तो प्रीवियस ईयर से काम चल जाएगा। इस कंटेंट को उसके अंदर डालने की कोशिश करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। जितना कंटेंट पढ़ाया है उतने से, ये जितना पढ़ा रहा हूँ इतना तुम लोगों को लग रहा होगा छोटा है, 10 मिनट की वीडियो आ रही है, 6 मिनट की आ रही है, 15 मिनट की आ रही है, भाई इतने से थोड़ी काम चलेगा। भाई चलेगा, इतने से ही काम चलता है, लोगों को चलता है, और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लोग स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। बस विश्वास रखो, और क्या करना है, इस कंटेंट को उस क्वेश्चन के हिसाब से डालने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलो बाय।